चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल। तुम बहुत कुछ पढ़ चुका ऑलरेडी, मैं समझा तुम। लेकिन आज और इसको गहराई में लेके जाएंगे और अपने साइड से बात समझाएंगे। और ये चैप्टर 2-3 दिन तक चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या? पहले तो देखो, दो वर्ड है, फाइनेंशियल और मार्केट। फाइनेंशियल प्लस मार्केट, दो वर्ड है। फाइनेंस का मतलब बात किसका हो रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। फंड क्या होता है, कितने तरीका का होता है, नहीं तरीका का होता है, ठीक है। जब ये वीडियो का हम लिंक भेजेंगे ना, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे तुम लोग को, उसको जरूर देखो, उसमें सारा फंड बताएंगे। अब बात यह है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, अब वो फंड लेने हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाजार में। बाजार में। तो ये बाजार बस कहने के लिए नहीं है, जैसे श्रीरामपुर बाजार कहने के लिए बाजार है, बात समझा? तो कहाँ है बाजार का कोई फॉर्म, कहाँ है, बात समझे? या फिर हम लोग को जाना है कलकत्ता में, अगर हम लोग बात करें तो हाँ, एक लाइन पूरा क्या हो गया, पूरा कॉलेज कॉलेज स्ट्रीट पूरा बुक्स कॉपी मिलता है, ठीक है। श्रीरामपुर में ऐसा नहीं है, मतलब बात समझने की कोशिश करूँ क्या करें। श्रीरामपुर में जा लो, एक जन एक साइड में, एक जन जूता बेच रहा है, उसके बगल वाले साइड में कपड़ा बेच रहा है, वो कुछ और कुछ और कुछ और बेच रहा है, बात समझे? तो कुछ कि जो मार्केट है यहाँ पे हम लोग का, ये मार्केट का मतलब है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा। क्या रहेगा? सब कुछ ऑर्गेनाइज। कि कुछ ऑर्गेनाइज इस तरीके से है कि पहले आपको देखो, फंड आपको किस पर्पस के लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म फंड और लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब बात ये आता है, शॉर्ट टर्म का मतलब हो जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जनरली लेस देन 12 मंथ। जनरली क्या है? 12 महीने से कम। और लॉन्ग टर्म का क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। बस में तो शॉर्ट टर्म को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? अगर बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किसका? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को या तो शॉर्ट टर्म चाहिए या तो लॉन्ग टर्म चाहिए, और नहीं तो लोग बोलेगा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। बात समझा? तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है या फिर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। कोई दिक्कत? आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जनरली जब भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो बिजनेसमैन लोग जाता है मनी मार्केट में। कहा जाता है? मनी मार्केट। और अगर फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो जाता है कैपिटल मार्केट में। और हम लोग ये समझ गए कि दो चीज के लिए दो मार्केट है, करेक्ट। बाजार बात कर रहे थे हम लोग, बाजार के बारे में बात कर रहे थे, तो दो मार्केट हम लोग को मिल गया। कौन कौन सा? मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट जो डील विथ, किस चीज में डील करता है? डील विथ, ठीक है।
मनी एंड नियर रिजेंबल। तो बोलने का क्या मतलब है नियर रिजेंबल? ये वो मार्केट है जो पैसा में डील करता है और उससे मिलता जुलता चीज। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे तुमको, जैसे एग्जांपल के लिए तुम मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जांपल, चेक, ठीक है, एग्जांपल टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल, एग्जांपल जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या सब बताएंगे सब। जीरो कूपन एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। इन सारी चीजों पे आमतौर पे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। सबका लाइफ क्या होता है, लाइफ स्पेन, ठीक है, सबका लाइफ स्पेन छोटा होता है, 12 महीना से कम होता है, कोई दिक्कत है। अब बात ऐसा है कि ये सब इशू करता कौन है। देखो अगर तुम बात करोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, किसका बात करोगे, तो ये तो भैया बायर और सेलर के ट्रांजेक्शन से क्रिएट हो जाता है, करेक्ट। बात करेंगे चेक का, ठीक है, तो चेक एक्चुअली में इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मनी मार्केट। अब बताओ क्यों बोल रहा था। चेक में क्या होता है, चेक में क्या होता है ना सुना, हम तुमसे पैसा लेके रखे हैं, तुम आए मेरे दुकान पे आके कैसे लेकर मेरा पैसा दीजिए ये वो फलाने का, हम तुमको एक चेक काट के तुमको दे दिए, अल्टीमेटली पैसा जाएगा कहाँ से, मेरे ही पास से जाएगा ना, और तो कहीं से जाएगा नहीं। तो चेक एक, चेक को यहाँ पे लिखे क्योंकि चेक एक ऐसा चीज है जो मनी की तरह रिजेंबल होता है। लोग चेक हाथ में मतलब पैसा हाथ में ऐसा फील करते हैं, क्लियर है बात, अच्छा। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, तुम आए मेरे दुकान पे आके चिल्ला रहे थे, ठीक है, हम क्या के मेरा बात है सुनो, हम तुमको चेक काट के दे दिए, आज कितना तारीख है, 21 तारीख है, हम तुमको चेक काट करके दे दिए 31 तारीख का, 10 दिन बाद का। 10 दिन के लिए तुम रुक गया ना, 10 दिन तक मेरा फंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, आया ना, 10 दिन तक तो मेरे पास आएगा, 10 दिन बाद ही चेक अप जाएगा बैंक में, करेक्ट। तो 1 साल से कम का टाइम है, तो शॉर्ट टर्म इस तरह से बोले, लेकिन ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं ना, क्योंकि उनको चेक देने का हमको कहीं ना कहीं तो माथा मारना पड़ेगा ना पैसा लाने के लिए। हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज परफेक्ट एग्जांपल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट परफेक्ट एग्जांपल है। इन दोनों के लिए सेम एग्जांपल देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिमांड ड्राफ्ट। पहले क्या होता था ना, आईसीआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, हमारे टाइम में सीपीटी में एडमिशन हुआ करता था, तो वहां पे हम लोग जाकर के 6,000 रुपए पे करते थे। तो हम लोग कैश पे नहीं करते थे ना, ऑनलाइन पे करते थे ना, फोन पे ना कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को डीडी बना के देना पड़ता था। क्या बना के देना पड़ता था, डीडी। रीजन क्या है, उनके पास बहुत पैसा है, उनको अभी फंड का रिक्वायरमेंट, वो सोच रहे जितना हाथ में मेरा कैश आएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, पैसा खर्च होगा, आप लोग डीडी बना के दे दीजिए। अगर कभी पैसा का फंड का रिक्वायरमेंट होगा और शॉर्ट टर्म फंड का रिक्वायरमेंट होगा, जाके डीडी क्या करेंगे, बैंक में दे देंगे। वही सब करता है ना, जाके डीडी क्या करेगा, बैंक में दे देगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बात समझे। तो मेरे पास डेटर लोग हैं, हम डेटर को बोले कि तुम लोग कागज में लिख के दे दो कि तुम लोग इतना इतना पैसा देना है, और वो पैसा वो पेपर को जाके बैंक में दे दिए कि मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है, ये पकड़िए आप लोग, मेरे को पैसा दीजिए, ये भी सॉल्यूशन। अब जो बीच में तुमको 3 दिख रहा है, ये 3 जनरली कौन इशू करता है, ये इशू करता है फादर और क्रिएटर ऑफ मनी मार्केट। पता है कौन है, आरबीआई, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, तो बैंक्स के थ्रू ये सब इशू करता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे नहीं जाना, वाई आरबीआई इशू
सच इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई ऐसा क्यों इशू करके रखता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ मार्केट। मार्केट का फ्लो को बस कंट्रोल करने के लिए, वो इसी काम के लिए करता। आपका क्या इंटेंशन है, बात का बात है। आरबीआई को पैसा चाहिए, नहीं चाहता कि पब्लिक हैंड में पैसा रहे, तो क्या करेगा, जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर देगा। बोलेगा देखिए जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा है कि बॉन्ड आप आज 8,000 में खरीद रहे हैं, आज साल 3-4 साल बाद आपको इसका 10,000 रुपया मिलेगा, 2,000 रुपया आपका फायदा। अब पूरा सिक्योर है, बात है ना, पूरा सिक्योर। आरबीआई खुद है भाई, आरबीआई तुमको ट्रेजरी बिल, गोल्ड गोल्ड बॉन्ड तो करा। कुछ कुछ ऐसा भी बॉन्ड होता है, ठीक है, जिस बॉन्ड में तुमको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ बाद में जब उसको रिडीम करने जाओगे तो हाई वैल्यू मिलेगा। एग्जाम्पल आज के डेट में बहुत बच्चा डिजिटल गोल्ड खरीदना सीखा है। फोन पे में जाओगे ना, फोन पे में एक सेक्शन है वेल्थ, समझा, तो वेल्थ, और वेल्थ में जाओगे तो तुम देखोगे वहां पे भी तुमको डिजिटल गोल्ड खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। तो डिजिटल गोल्ड खरीदना बेवकूफी है एक तरह से। डिजिटल गोल्ड खरीदना, डिजिटल गोल्ड क्या है, आपके नाम पे, आपके पासबुक में आपके नाम पे आपके दिए गए अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज, आप 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हो, ठीक है, उतना गोल्ड क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्ड बुक हो जाएगा आपके नाम पे। वो आपको फिजिकल फॉर्म में हाथ में नहीं मिल रहा है, और जिस दिन आप उसको सेल करना चाहोगे सेल करोगे, उस दिन का जो प्राइस चलता होगा उस हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो उस दिन प्राइस चल रहा है 1,100, तो 1,100 मिलेगा एकदम, कोई, हाँ एकदम उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका गोल्ड बुक हो गया, फिर आपका बुक से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट, क्योंकि आपने उसको बेच दिया। इस पे प्रॉब्लम ये है, इससे प्रॉब्लम ये है अच्छा, कि जब भी आपका बाई और सेल होगा ना, इसमें 3% जीएसटी कटता है। खरीदते टाइम भी 3% कट जाएगा, और बेचते टाइम भी जितना पैसा आने वाला उस पर 3% जीएसटी कट जाएगा। अगर आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ। जीएसटी प्रोसेस होता है आईटीसी के थ्रू, वो मिलता है, बस रिफंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भैया 3-3% से इतना समय जीएसटी तुम्हारा कट गया, लेकिन गवर्नमेंट अलग से गोल्ड बॉन्ड निकाल के रखा है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। रीजन क्या है, दिस इज नॉट ए कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट। बात समझा, तो आज के दुनिया में, मेरा बात कर जाता था, आज की दुनिया में कोई भी चीज सर्विस नहीं रह गया है। आप किसी के वेबसाइट पे जाके कोई ऑनलाइन क्लासेस भी खरीद लो ना, उसके नजर में एक प्रोडक्ट है वो। अब पता है तुमको, उस प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं बना प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए परफेक्ट उसके पीछे एक प्रोडक्ट मैनेजर लगा है। क्या है प्रोडक्ट मैनेजर का कंसेप्ट, जरा ये भी समझो, कि मान लो क्लास जैसा मेरे को बेचना है, ये सारा आपका चैप्टर्स रहेगा, ये चैप्टर्स का नोट्स रहेगा, ये चैप्टर का क्लास रहेगा, ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर रहेगा, इस टाइम पे टेस्ट रहेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ व्यूज पर वीडियो का 2-2 व्यूज मिलेगा, एक वीडियो आप 2 बार देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देख सकते एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास का जो टाइमिंग रहेगा, आपको क्या लेना, ऑनलाइन लेना है, ठीक है, या रिकॉर्डेड लेना है। ऑनलाइन मतलब लाइव लेक्चर या फिर रिकॉर्डेड। लाइव लेना है तो उसका टाइम फिक्स रहेगा, देख लो भैया। अगर रिकॉर्डेड लोगे तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं, बात समझे, तो वो हमारे ही ऐप में चलेगा, किसी और पे पूरा प्रोडक्ट डिजाइन है, तब आपको एक सर्विस बना के दे दिया जा रहा। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब तुम लोग को बुला रहे, पढ़ा रहे, हमें मिला था कुछ नहीं हो रहा है, बट वो परफेक्ट एक प्रोडक्ट डिजाइन होता था आज के टाइम। तो जो ये डिजिटल कोड है ना, ये सब प्राइवेट कंपनीज बेच रहा है, तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करता, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करता, लोगों को सबको पता चल गया। बट गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इतना एडवर्टाइज नहीं करता है, बस है। इसी वजह से हम बोले कि जो डिजिटल गोल्ड है वो कमर्शियलाइज हो गया है, और जो गोल्ड बॉन्ड है वो कमर्शियलाइज नहीं, तो लोगों को नहीं पता। इसमें ना कोई जीएसटी, ना कोई टेंशन, ऊपर से कई बार तो इनकम टैक्स के इसमें बेनिफिट मिलता है, जब इससे इंटरेस्ट मिलेगा ना। यहाँ पे अगर हम 1,100 रुपए कमाए हैं, कितना कमाए हैं, 1,100, तो उसमें फायदा कितना है, 100 रुपया, और उसमें भी हम ऑलरेडी 1,100 में 3% जीएसटी बढ़ चुके होंगे। दैट मीन ऑलरेडी हम कितना बढ़ चुके होंगे, 33 रुपए आई थिंक सो जीएसटी बढ़ चुके होंगे। तो मेरे हाथ में पैसा आया कितना, तो आपको बता दें कि 67 रुपए पे अभी मेरे को इनकम टैक्स भरना बाकी है। भैया वो 1,000 का बढ़ भी सकता है ना, हाँ, हाँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये 1,000 रुपया लगाए और 1,000 रुपए का 11 तुमको रिटर्न मिला, तो द प्योर बेनिफिट इज
100, ना कोई जीएसटी ना कोई इनकम टैक्स। क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाएगा सब। बात समझे तो कोई दिक्कत? तो ये बात लोगों को पता है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड। अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो कोई तो बेच के पैसा दे रहा है। तो इसी तरह का काम क्या करता है, कई बार जो कंपनीज को पैसा चाहिए रहता है तो कंपनीज क्या करता है, एक वर्ड है कमर्शियल पेपर, क्या है वो इशू करता है। सेम तरह का चीज है जो आप अभी जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, गोल्ड बॉन्ड के बारे में समझे, वो सेम तरह का चीज है कमर्शियल। वाग्रू ग्रुप इसको स्टार्ट किया था। कब ये स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था 90s के टाइम में। कब? जब हमारे देश में एलपीजी आया था, सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमारे यहाँ पे आया था तब। क्योंकि सारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा था, अब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फंड चाहिए था, तो वो लोग एक टेक्निक निकाला था। क्लियर है? अभी हम लोग केवल एक साइड का बात किए और ये समझे कि मनी मार्केट किस चीज में डील करता है। तो मनी मार्केट मनी और नियर रिजेबल चीजों में डील करता है फॉर ए शॉर्ट टर्म। तुम ट्रेजरी बिल्स अगर खरीदते हो ना तो हाईएस्ट मिलता है 364 डेज का, देखो एक साल से कम है एक दिन। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। किसका कैपिटल मार्केट क्या होता है? डील विथ सिक्योरिटीज। किसके बारे डील करता है? सिक्योरिटीज, ठीक है। विच कंट्रोल माई मनी। होता तो मनी से कंट्रोल। आप शेयर खरीद लो पैसा दे रहे हो सर, आप डिवेंचर खरीदोगे पैसा दोगे, डिवेंचर बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, बस है। लेकिन सिक्योरिटी अपने अलग टर्म है। वे सिक्योरिटी में क्या क्या आता है देखो, बहुत कुछ आता है, बट फिलहाल तुम लोग तीन चीज समझ के चलो। इक्विटी शेयर, और डिवेंचर। आमतौर पे तीन चीज में डील होता है। अब जरा समझो, हम लोग इक्विटी को खाली समझेंगे ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, डिवेंचर क्या होता है। जिस वीडियो का हम बात कर रहे हो वीडियो को देखना जरूर से, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी पहले ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। आज मेरे को पैसा चाहिए, आज मेरे को पैसा चाहिए, हम जाएंगे और जाके तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग अपने खुद भी अपने स्कूल में अपने फ्रेंड अपने फैमिली सबको बोलो मेरा कंपनी का शेयर खरीद ले। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शेयर बेचने का तरीका होता है। पहले तो ये देखो कि आप हो कौन, आर यू प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। आर यू प्राइवेट और पब्लिक? बिकॉज एक बात याद रखना, एज पर कंपनी लॉ, जिसके पास 500 करोड़ का नेटवर्थ होगा, क्या होगा? नेटवर्क। ओनली दे हैव राइट टू इशू शेयर टू पब्लिक। तो मेरा 500 करोड़ का है क्या? पिछड़ा का सबका बिजनेस मिला के 500 करोड़ का नेटवर्थ ना हो। बात समझ आ रहा? तो प्राइवेट कंपनी को तो भैया इसी तरह नहीं मिलता है कि वो पब्लिकली जाके शेयर बेच पाए। तो वो अपने शेयर कैसे बेचता है? दे सेल देयर शेयर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में समझते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब समझना जाओ, शार्क टैंक, इंडिया शो देखो, क्या होता है वहां पे? एक बिजनेस आता है, कंपनी आता है, पिच करता है, अपना आइडिया देता है, वहां रूम में कितना लोग बैठा है?
5, 10, 15, 20, कभी भी 50 से ज्यादा उसमें नहीं होगा। पास में हाँ, 50 से ज्यादा बैठा ही नहीं सकता है। कुछ क्यों? नहीं, क्या क्या रखा है कंपनी ने कि प्राइवेट प्लेसमेंट अगर 50 से ज्यादा आदमी को हुआ तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको पब्लिक ऑफर मान लेंगे और फिर पेनल्टी देंगे। तो 50 आदमी से ज्यादा तो 5 लोग, जिसको ऑफर पसंद आता है वो ऑफर करता है, उन लोग के बीच में उस तरह से बाइंग एंड सेलिंग होता है। वो कोई भी शेयर तुमको शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो इन लोगों के पास ऑप्शन क्या रहता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन रहता है लॉन्ग टर्म लोन या डेट कह लो, ये सब ऑप्शन रहता है। इंटरेस्टिंग कहानी है जिन लोगों को अब शेयर मार्केट से पैसा उठाना है। इस कहानी को पूरा स्टोरी यहां से स्टार्ट होगा। पहले समझते हैं शेयर क्या होता है। तुम लोग सब बच्चा इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा 12 में। जनरल एंट्री आता है भैया शेयर बेच रहा है। शेयर क्या है हमको बस इतना आता है। तो शेयर है क्या? कंपनी का कैपिटल क्या ऐसा क्या दे रहे हैं? ओनरशिप। किस चीज का ओनरशिप? कंपनी के प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट का? नहीं, कंपनी प्रॉफिट तो कम नहीं, ये घाटे में जाएगा तो फेयर दोनों जैसे हो प्रॉफिट और दोनों कहेंगे अलग अलग। वो सोचने वाला है। क्या? टेस्ट किए ना आपका पेपर नहीं दिया, हाँ आपका टेस्ट किए ना हुआ है हाँ 3% दिए हुए जो पेपर ऑफिस में हुआ। यू कैन से और ये भी समझ लो, तब इस मीनिंग में समझाएंगे स्मॉल यूनिट क्यों, ये स्मॉल यूनिट क्यों, क्या है ये स्मॉल यूनिट। अब मैटर समझते हैं क्या है। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल कैपिटल इनटू स्मॉल यूनिट। आपकी कंपनी का जो भी कैपिटल है, जो भी आपका कंपनी का कैपिटल साइज है जो चाहिए आपको, मेरे बिजनेस को चाहिए 10 लाख रुपए, दो। माथा खराब है भैया, 10 लाख रुपए रहता तो हम लोग पढ़ते, हम लोग कुछ और नहीं कर लेते हैं। 10 लाख नहीं दे सकता हूँ, बात समझ तो। लेकिन 10 लाख मेरे को एक साथ चाहिए भी नहीं, मेरे को भी 1 लाख रुपए चाहिए। बाद का बाद बाकी 9 लाख रुपए देखा जाएगा, बात है। फिलहाल हमको 1 लाख रुपए चाहिए। तो जब फिलहाल हमको 1 लाख रुपए चाहिए तो हम क्या करें? 1 लाख रुपए रुपए 1 लाख रुपए भी नहीं है, हम एक काम करें, जितना भी मेरे स्टूडेंट है सबको 1-1 हजार रुपए अब तो दे दोगे ना? अब तो देना इजी हो गया ना। तो सबसे बड़ा रीजन है स्मॉल यूनिट्स में तोड़ने का कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से आप बिजनेस कर पाओगे। बस ना। दूसरा, आप लोग को क्या मिल जाएगा? पूरा कैपिटल का एक हिस्सा, यानी कि यू फील योर सेल्फ एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। ना डिसीजन टेकिंग पावर तुम लोग को मिला ना कुछ, बस तुम ओनर हो। अब मेरे पास अडानी का 5 शेयर है, तुम अडानी को पैसा देंगे ऐसे नहीं से करो। हाँ, जिस तेजी से अडानी ग्रो करेगा उस तेजी से हम ग्रो करेंगे। लोगों का खरीदते वक्त क्या मेंटेलिटी होता है ध्यान सुनो। जब जनरल पब्लिक शेयर खरीदता है, दो मेंटेलिटी होता है, दो तरह का लोग होता है। व्हेन एनीवन बाई शेयर, दो तरह का मेंटेलिटी होता है। पहला क्या होता है? बाई एंड वेट फॉर
सम टाइम व्हेन प्राइस अप सेल इट। अब वो जैसे कहना चाह रहा बाई एंड सेल, मतलब सुबह खरीद के शाम को शेयर का दाम बढ़ा तो क्या कर दिए, बेच दिए। इस चीज को हम लोग बहुत प्यार से कहते हैं ट्रेडिंग। क्या कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरह का इंसान होता है, ये हम अपने जनरल नॉलेज में, दूसरा इंसान क्या होता है, जिसके पास डोंट हैव सफिशिएंट, ठीक है, रिसोर्स बट वांट टू ग्रो। मेरे पास क्या है, पैसा, मेरे पास रिसोर्स नहीं, सॉरी पैसा मुझे निकालना, मेरे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन हम ग्रो करना चाहते हैं किसी भी बड़े आदमी की तरह। तो देखो हम ग्रो करेंगे, जितना मेरे पास रिसोर्स है वही मेरा रिसोर्स ग्रो करेगा। आज के डेट में सोच, मेरे पास 10,000 रुपए है, अब हम अडानी जैसा कंपनी तो नहीं खोल सकते, तो हम बैंक में पैसा रखेंगे 7% मिलेगा। अरे ठीक, अडानी का 10,000 करोड़ ग्रो कर रहा है, हम अपना 10,000 तो ग्रो करवा लें, हमको उसके जितना रिटर्न नहीं मिलेगा तो उसके जैसा रिटर्न तो मिल सकता है ना। उसका 10,000 करोड़ बढ़ेगा तो मान लो उसका 10,000 करोड़ तो बढ़ के हो जाएगा 30,000 करोड़, बट मेरा 10,000 बढ़ के 30,000 भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, अब मेरे पास अच्छा डिसीजन टेकिंग वाला, हम एमबीएस को हायर नहीं कर सकते हैं, हम सीए को हायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम एक अच्छा प्लान नहीं बना सकते हैं। बात समझे, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मशीनरी खरीद के सेम बिजनेस स्टार्ट करें। हर चीज का डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है सर। अगर आज अडानी आज के डेट में अगर पाइपलाइन का बिजनेस कर रहा है, गैस पाइपलाइन का, वो 10,000 करोड़ लगाया है, तो हम क्या सोचे, छोड़ो 10,000 करोड़ लगा, हम ऋषभ अपने गली में गैस पाइपलाइन का, अरे लाइसेंस लेने में 5,000 करोड़ रुपया लग जाएगा सर, उसका डिविजिबिलिटी कैसे करोगे? क्या बोलोगे गवर्नमेंट को जाके कि बस हम ये तो बीकेटेल क्षेत्र में पाइपलाइन लगाएंगे? पॉसिबल ही नहीं ना, हर चीज का डिविजिबिलिटी तो इतना है कि हाँ, मेरा 10,000 रुपये हम किसको दे दिया, अडानी को दे दिए, अब वो सारा पैसा लेके आगे बढ़ रहा तो मेरा पैसा भी लेके आगे बढ़े। तो मेरा जो मेंटेलिटी रहता है, हम दूसरा मेंटेलिटी पे कभी भी अगर हम लगाते हैं दूसरा मेंटेलिटी पे, हम पहले वाला मेंटेलिटी पे नहीं जाते कि बढ़ेगा तो बेच देना, हमको छोड़ देना उस कंपनी में पैसा लगा के। बात है तो, और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। अगर गिरेगा तो आपका हाँ, भी पैसा गिरेगा। हाँ, तो आप किसी पे क्या कर रहे हो, बेट खेल रहे हो ना, आप उसके डिसीजन को सही मान रहे हो। बात समझ, आप सोचो कि जो करेगा वो बेटर करेगा, तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा ना। एक बात बता, तू मेरे को 100 रुपए देने में सोचेगा, हम बोले कि इस काम के लिए ट्यूशन में सबसे 100 रुपए कलेक्ट किया जाए, नहीं, 200, 300, 400, 500 रुपए से कर्ज मांगेंगे, नहीं सोचेगा। बट जैसे ही जैसे 5,000 रुपए कर्ज मांगे, हम बोलेंगे किसी को बोलना मत, फिर भी तो फ्रेंड को पता नहीं यार कि भैया 5,000 रुपए मांग रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे को इतना दिन में उसी तक स्टडी किया है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा ना जिससे हम 5,000 भी मांगे तो बिना सोचे ट्रांसफर कर दे, क्या है भैया बोले कुछ काम होगा तो काम होगा। बस तो आज अगर अडानी के ऊपर हम 10,000 रुपए लगा रहे तो उसके बारे में, उसके कंपनी के बारे में, उसका ग्रोथ, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रीवियस हम इतना स्टडी करके लगाएंगे ना कि कोई भी बोला हम किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, सबसे पहला बेवकूफी वाला क्वेश्चन, ए भाई बताओ ना कौन सा कंपनी में लगा। वो उसका अप्रोच है, वो खुद सोचा है, तुम सोचो, हम क्यों बताए। बात समझ रहे हो? तुम सोचो। तो ये होता है सब। अच्छा, अब हमको बात ये आता है कि हमको शेयर इशू करना है, तो हमको शेयर इशू करने के लिए कंपनी को क्या सबसे पहले जाना पड़ता है, सेबी के पास। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंज of India. Visa अच्छा, बैंक कहाँ है, तो बोर्ड होगा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ छोड़ ही दे रहे बोर्ड ऑफ इंडिया। हम जाएंगे सेबी के पास, सेबी को बोलेंगे सेबी हमको शेयर बेचना है, बेचेगा, बताओ जा बेचो।
सेबी बस हमको क्या करेगा, ऑथराइज करेगा। क्या करेगा? और राइट करेंगे। सेबी है पावर टू ऑथराइज्ड। जैसे ही सेबी हमको ऑथराइज करेगा, ठीक है, हम जाएंगे दो जन के पास। इंडिया में दो है, एक है NSDL, एक है CDSL। ये दो डिपॉजिटरी है। क्या है? डिपॉजिटरी। बस डिपॉजिटरी का मतलब वो जगह जहां पे दिन भर में जितना भी शेयर का पैसा कलेक्ट हो रहा है, सेल हो रहा है, जो हो रहा है वहां पे इकट्ठा होता है। दो डिपॉजिटरी। बस समझ आपको? और इसको कलेक्ट करके देता कौन है? नेट चल रहा ना ठीक ठाक? NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई। It was established in August 1996 as the first electronic security depository in India. मेरे नाम पे जितना भी शेयर्स है वो कहाँ पे डिपॉजिट है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में NSDL में है या तो CDSL में है। तो मेरा पर्सनली हम बता रहे मेरा CDSL में है। कहाँ पे है? CDSL में। तो भैया आप कैसे सेलेक्ट किए कि आपको NSDL में करना है कि CDSL में, वो भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो सेंट्रल, ये कब है? 1999 में, NSDL के बाद। CDSL इज द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन। ये ज्यादा बड़ा है, भले NSDL पहले खुला है बट बड़ा कौन है? इन फरवरी CDSL बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया टू ओपन अ 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट। और इन लोग का भी स्टॉक मार्केट में खुद का लोग काम तो करता ही है, इन लोग का भी शेयर बाइंग और सेल होता है। अब इन लोग को कौन ये बताता है, इंफॉर्मेशन कौन देता है? ध्यान से सुनना। एक मिनट के लिए ऐसा समझो, हॉर्लिक्स कितना बिका कितना नहीं बिका है, ये हॉर्लिक्स फैक्ट्री में खबर पहुंचाता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, जो कह सकते हो। तो यहाँ पे भी तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है जो सारा शेयर क्या कर रहा है? तो कंपनी को जैसे ही ऑथराइज मिला, कंपनी अपना सारा शेयर किसको दे दिया? NSDL समझ, और CDSL को कि ले भाई तुम लोग मेरे शेयर बेचो। अब ये लोग क्या करके रखा है, ये लोग अपने नीचे टोटल 24 मार्केट्स खोल के रखा है। कितना? 24 मार्केट, जिसमें से दो फेमस मार्केट तुम लोग को पता है, BSE, NSE। इसके बाद कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारा है, लेकिन 24 तो है जिसमें से ये दो फेमस है। अब BSE NSE क्या करता है? BSE NSE शेयर ट्रेड करवा सकता है, लेकिन उन लोग को चाहिए प्लेटफॉर्म। क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। तो अब ये लोग जाता है प्लेटफॉर्म के पास, या फिर ऐसा क्यों प्लेटफॉर्म जाते हैं इसके पास, अपस्टॉक, हाँ अपस्टॉक, ग्रो, शेरखा, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल। और हम क्या करते हैं, हम लोग है पब्लिक, हमको शेयर खरीदना है, तो मेरा अकाउंट कहाँ है? अपस्टॉक। अपस्टॉक अपना सारा बाइंग सेलिंग का हिसाब किसके संग रखता है? BSE NSE के संग। और उसका डिपॉजिटरी मेरे को खोल के दे के रखा है CDSL में। कहा खोल के दे के रखा है? CDSL में। और वो इंफॉर्मेशन किसको देता है? कंपनी को। इतना सारा लेयर्स है, तब जाके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है, अदरवाइज। अब कंपनी क्या पहली पहली बार शेयर इशू की है? नहीं। अगर कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर इशू करता है तो उसको क्या बोलते हैं? IPO। करेक्ट, IPO। फुल फॉर्म
इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली पहली बार जब कंपनी शेयर शुरू करता है। जब कंपनी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम किसी भी टाइम करता है उसको क्या कहते हैं, यानी सब्सिक्वेंटली कभी भी, इसको हम लोग कहते हैं एफ पीओ, एफपीओ। फॉलो अप पब्लिक ऑफर। आज के डेट में ऑफर कैसे होने लगा, ऑनलाइन। तो कहीं कहीं पे तुम ई आईपीओ वर्ड पढ़ने को तुमको मिल जाएगा बुक में, ई आईपीओ बुक में। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात सुनना है, कंपनी को चाहिए फंड, कंपनी ऑलरेडी शेयर बेच के रखा है, क्या करके रखा है, शेयर सेल करके रखा है। इसके पास टोटल 1000 शेयर होल्डर है, क्या है, शेयर होल्डर। और एक शेयर का मार्केट में दाम चल रहा है, वो बेचने का सोचा है दोबारा शेयर, कि हम दोबारा अगर शेयर बेचेंगे तो 20 का बेचेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कंपनी पहले शेयर बेच के रखा है, कितना शेयर होल्डर है, 1000 शेयर होल्डर है। तो कंपनी अब किसी भी आउटसाइडर को शेयर बेचने से पहले एक बार जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही 1000 लोग क्या पहले से है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोग को ऑफर देगा, बोलेगा देखिए हम शेयर बेचने जा रहे हैं, अगर आप लोग खरीद लीजिएगा तो अच्छा बात है, हमको बाहर मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप लोग को ये शेयर हम मात्र 16 रुपए में दे देंगे। कंपनी का कितना नुकसान है, एक के दाम कितना, 4 ऐसे अगर बाहर बेचता तो 20 और एग्जिस्टिंग शेयर, ये लॉस नहीं है बेटा, इसको हम लोग पहले समझेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट से। किससे समझेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट है। आज अगर कंपनी शेयर बेचने बाहर जाता ना, पब्लिसिटी, इसको पैसा उसको पैसा सबको पैसा देना पड़ता, डिपॉजिटरी, ये सब खर्चा लगता। हाँ हाँ बस है तो ये सब खर्चा लगता, परमिशन का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस छपवाने का खर्चा, प्रोस्पेक्टस छपता है। जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको तो सब कुछ पहले से पता है ना, उसको तो सब कुछ पहले से पता है ना, हाँ या ना। जब उसको सब कुछ पहले से पता है तो उसको काय का प्रोस्पेक्टर, उसको काय का प्रीमियम, उसको काय का ये सब चीज, है कि नहीं। आप आराम से कीजिए, इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बताओ, जब आप पब्लिक को, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर उसको आप बेचते हो तो आपका 4 रुपए बच जा रहा है। अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु स्मार्ट, ये और भी ज्यादा स्मार्ट, क्या बोल रहा है ढंग से, इसमें से एक शेयर होल्डर है हम बोले हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड, नहीं बट हम एक काम कर सकते हैं, बोला क्या, तो हम शेयर बेचवा देंगे। अब ऐसे तो हम बेचवाएंगे नहीं, अरे हम शेयर ऐसे तो बेचवाएंगे नहीं। हम क्या करेंगे, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम मान लो है आदित्य, हम आदित्य के पास गए, हमने देखा आदित्य कंपनी मेरे को दे रहा है शेयर 16 में, क्योंकि फ्रेंड ने मेरा जॉब 16 में, तेरे को शेयर हम 18 में दिलवा देंगे, लेकिन तू वही शेयर अगर मार्केट से लेने जाएगा तो 20 का पड़ेगा। बोल आदि रेडी है कि नहीं, आदि तो पहले रेडी है, हम तो इस कंपनी में शेयर खरीदना ही चाह रहे थे, बाहर 20 रुपए दाम चल रहा है, तुम कितना में दिलवाए, तो खरीदेगा कि नहीं आदि। तो एक्स्ट्रा कमाई कितना हो रहा है, 2 रुपया, ये 2 रुपया पूरा किसके जिम्मे में जाएगा, इसको कहते हैं रिनोसिएशन करना। क्या करना, हम नहीं खरीदे, हम किसी और को बेचवा दिए, तो कंपनी का जो मेहनत था वो मेहनत हम कर दिए, 2 रुपए हम खा गए, करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है चीज। इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आएगा मेन में?
ट्रेजरी बिल क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, गोल्ड बॉन्ड क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, आईपीओ क्या है, ठीक है, उसका रिनोसिएशन क्या है, ई आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, एनएसडीएल क्या है, सीडीएसएल क्या है। हाँ, बाद में इसका टाइम चुके कोई दिक्कत। हम लोग इन पर So it does my